Hello everyone, welcome to Edu Student. Myself Gopal welcomes you in the second lecture of Matter in Our Surroundings. आज हमारा Matter in Our Surroundings का दूसरा लेक्चर है. तो आज हमें क्या डिस्कस करना है? स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में. तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि स्टेट कितने प्रकार के होते हैं. तो स्टेट 3 प्रकार के मेनली होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो चलिए सॉलिड से हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. तो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेज rigidity and incompressibility is known as solid state. Example: wood, iron, steel, gold, stone, etc. और अगर दूसरे डिफिनीशन की बात करें तो when intermolecular force of attraction or force of cohesion is strong, the matter exists in solid state. ये आपका डिफिनीशन था. अब इसे हम लोग समझते हैं कि सॉलिड होता क्या है. तो कहने का मतलब है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे से जुड़ने का, ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. हाईली कोहेसिव यानी कि हाईली एक दूसरे से बंधा हुआ बहुत ज़्यादा होता है. तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे आयरन ले लिया, लोहे की रॉड ले ली, वो कितना ज़्यादा आपका हाईली डेंस्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा हाईली डेंस्ड होता है. इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. कंप्रेस करके इसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं. जहाँ है वहाँ रिजिड है, जिस फॉर्म में है, जिस शेप में है, उसमें रिजिड है. उसे चेंज नहीं, इसके शेप को, साइज को चेंज नहीं कर सकते हम. अब इसका प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या होता है. इसको प्रॉपर्टी फर्स्ट दो देखते हैं. सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. ये मैंने देखा कि अभी जितना बड़ा मैं अगर ले लूँ सॉलिड का एक पार्टिकल्स, वुड का एक पीस ले लूँ मैं जितना बड़ा, उसे तो मैं बदल नहीं सकता, उसके वजन को कम नहीं कर सकता, उसके साइज को कम नहीं कर सकता. कंप्रेस करके मैं उसे कुछ भी नहीं कर सकता. दूसरा सेकंड, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ये इसे कंप्रेस नहीं कर सकता, ये भी मैंने अभी आपको बताया. थर्ड, सॉलिड डू नॉट शो फ्लूइडिटी, सॉलिड में बहाव नहीं होगा. सॉलिड को हम कहीं पे फ्लो नहीं करवा सकते हैं, ये कहीं फ्लो नहीं कर सकता है. फोर्थ, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, मास पर एरिया वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो डिफाइन होता है डेंसिटी. तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है. जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा होता है वो जितना ज़्यादा सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है. सॉलिड होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जाहिर सी बात है हाई होगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसे गलाने में ज़्यादा समय लगेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. इसीलिए इसे कहा जाता है कि सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. सेकेंड जो हमारा देखने का है वो है लिक्विड. तो लिक्विड को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो आपने वाटर देखा होगा घर में, वाइल देखा होगा, मिल्क देखा होगा, अल्कोहल देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक्स आपने पी होगी. ये सभी क्या है? लिक्विड के फॉर्म है. इन सभी को हम कैसे पीते हैं लिक्विड के फॉर्म में. तो लिक्विड डिफाइन कैसे होगा? लिक्विड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेज फ्लूइडिटी एंड हैविंग निग्लिजिबल फोर्स ऑफ कोहेशन. इसमें फ्लूइडिटी होता है, ये इसमें बहाव होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन ये इसमें रिजिडिटी नहीं होगा, ये फिक्स नहीं होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा. इसके बारे में आइए इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी इसका क्या कहता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसे का है वो हमें कहता है कि लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव डिफिनिट शेप. इसका जो वॉल्यूम है, मात्रा जो है वो तो डिफिनिट है, बस इसका शेप डिफिनिट नहीं है. जैसे एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हमने 1 लीटर पानी लिया, नाप लिया 1 लीटर, तो मैंने देखा कि 1 लीटर अब तो नाप लिया, तो उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया मैंने 1 लीटर. फिर उसे मैंने डिफरेंट वेसल्स में रखा जिसका शेप अलग अलग हो. जैसे पहले मैंने स्क्वायर शेप के कंटेनर में रखा, सेकेंड में मैंने उसे राउंड शेप के कंटेनर में रखा, थर्ड मैंने उसे कोनिकल फ्लास्क वाले में रख दिया, कोनिकल में रख दिया. तो
मैं डाल तो रहा हूँ उसमें 1 लीटर ही वाटर, लेकिन उसका शेप क्या है, उस कंटेनर के हिसाब से चेंज हो जा रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है कि इट हैव डिफिनिट शेप, डज नॉट हैव डिफिनिट शेप। सेकेंड, लिक्विड हैव लो डेंसिटी टू द सॉलिड, सॉलिड से इसका डेंसिटी कम होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण, बट डेंसिटी कम हुआ इसलिए लिक्विड फ्लो कर जाएगा एक जगह से दूसरे जगह। अब जब इसका डेंसिटी कम होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है सॉलिड के कंपेयर में। इसका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये मॉलिक्यूल्स के बीच में ये थोड़ा सा कम होता है, ये बंधे हुए कम होते हैं इन कंपेयर टू द सॉलिड के कंपेयर में, इसलिए ये फ्लो कर जाते हैं। कि सॉलिड का हमने देखा था अभी ऊपर में कि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो एक दूसरे के बहुत पास इस तरीके से होता है, इसलिए वो फ्लो नहीं कर सकता, डेंसिटी हाई हो जाता है। लेकिन इस लिक्विड के फॉर्म में हम देख रहे हैं कि ये जो इसका मॉलिक्यूल्स है ये सब अलग अलग है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये एक दूसरे को बांध के कम रखा है, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। थर्ड जो हमारा स्टेट है वह है गैस। तो अब चलिए हम गैस के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। तो गैस हमने देखा होगा घर में, एलपीजी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जिसे हम इनहेल करते हैं इन्वायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम छोड़ते हैं अपने श्वास में रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे गाड़ी, बाइक, मोटर कार वगैरह से निकलते हैं उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, वो एक गैस का फॉर्म है। तो इनका क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है, बहुत कम, ये बहुत दूर दूर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को बांध कर नहीं रख सकते हैं। और ये जैसे जैसे वाल पे जाके हीट करते हैं ये प्रेशर जनरेट करते हैं, हीटिंग होगा तो जाहिर सी बात है जहाँ भी हीटिंग होगा वहाँ एक प्रेशर लगेगा, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि गैस कंटेन्स प्रेशर, तो ये प्रेशर कंटेन करता है। तो गैस का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, तो एलपीजी, ऑक्सीजन, सीएनजी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ईटीसी, जितने भी गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, जेनॉन वगैरह ये सभी गैस हैं, तो इन सभी के बारे में हमें देखना है। अब प्रॉपर्टी ऑफ गैस देखते हैं कि गैस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। फर्स्ट, गैस डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो जैसा कंटेनर उसमें आप कितना भी गैस डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, उसका वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। सेकंड, गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैस को हम बहुत आराम से दबा सकते हैं, और उसको अगर मान लीजिए 5 लीटर के मैंने कंटेनर में गैस को लिया और कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो इट मे बी इट गो टू द 2 लीटर्स, और 2 सेंटीमीटर अगर हाइट के फॉर्म में लेंगे तो 5 सेंटीमीटर से घट के वो 2 सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसे देखने के लिए चले हम क्या करते हैं, एक ये आपके पास फिगर से मैं समझा देता हूँ कि इनके क्या होता है। ये मैंने 3 सिरेंज लिया, 100 ml का ईच है, इसका पिस्टन ये है, मैंने पिस्टन को पहले बाहर निकाल दिया तीनों को। अब एक एक करके फर्स्ट वाले में मैंने कुछ नहीं डाला, नथिंग, इसमें मैंने लिक्विड डाला, इसमें मैंने सॉलिड डाला, चॉक, इसमें वाटर लिक्विड में, और इसमें चॉक डाला, चॉक पाउडर। अब देखेंगे हम क्या कि जैसे पिस्टन अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें विदाउट एनीथिंग वी हैड पुटेड द पिस्टन, इन सेकेंड हम पिस्टन फिर से लगा दिए जिसमें लिक्विड डाला था पहले। थर्ड वाले में मैंने पिस्टन लगा दिया। फर्स्ट वाले में मैंने देखा कि जैसे ही गैस वाले में पिस्टन लगाया और कंप्रेस किया तो वो एकदम से नीचे कंप्रेस होकर चला गया, यहाँ आ गया, यहाँ इस पॉइंट पे। लिक्विड वाले में देखा तो ये थोड़ा सा जहाँ था यहाँ मान लीजिए यहाँ मार्क मैंने कर दिया कि यहाँ तक डाला, ठीक है। तो इसमें देखा कि थोड़ा सा इतना इसमें कंप्रेस हुआ, इसमें इतना ज़्यादा कंप्रेस हो गया, लेकिन सॉलिड में जहाँ मैंने मार्क किया था यहीं का यहीं कंप्रेस रह गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि, तो देखिए इसमें ये पता चला हमें
कि यहाँ पे यहीं का यहीं रह गया, तो ये सॉलिड में कोई चेंज नहीं है, नॉन कंप्रेसिबल हो गया। लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हुआ लेकिन निग्लिजिबल होता है, बट गैस में हमने देखा कि गैस में तो इतनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी हो गई कि हमारा डिफरेंस जो है वो इतना आ गया। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये हाईली कंप्रेसिबल है। अब हम लोग चलते हैं इसका सेकंड देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। तो अब कंप्रेसिबिलिटी मैंने समझा दिया। अब थर्ड है गैस है वेरी लो डेंसिटी। डेंसिटी नहीं होने के कारण ये जिगजैग मोशन में इधर उधर घूमता रहता है। कंटेनर के पार्टिकल में क्या करता है, स्ट्राइक करता है, जाता है, टकराता है, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो दूसरे जगह चला जाता है। जैसे ही अगर मैं पिस्टन का एग्जांपल लूँ तो वहाँ से पिस्टन में खोल दूंगा, निकाल दूंगा तो सारी गैस बाहर आ जाएगी। आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। घर में आपके पास ग्लास होगा, 1/2 लीटर ऑफ वाटर आप उसमें फिल कर दीजिए, फिर एक पेपर लगा के आप उसे देखिए, जस्ट बैक साइड से उठाइए। आप देखेंगे क्या कि गैस के होने के कारण प्रेशर उसमें जो है, उस प्रेशर को एडजस्ट करने की वजह से वो जो पेपर मैंने लगाया था वो पेपर गिरेगा नहीं, वाटर बाहर नहीं आएगा, वो उसे अंदर की तरफ खींचे हुए रहेगा। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि गैस उसमें प्रेजेंट है। फोर्थ, गैस हैव अ हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर ऑन देयर वन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक में जब दो का इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, गैस में ही मैंने बताया था कि जैसे एक गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, वो दोनों को मैंने मिला दिया तो वो मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाया, मिल जाता है आराम से। तो इसी को डिफ्यूजन हम लोग बोलते हैं, यही डिफ्यूजन है। तो इसका रेट डिफ्यूजन का क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये एक दूसरे से मिलते चला जाता है, गैस को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वही हम लिक्विड अगर देखें तो उसमें हम मिला सकते हैं, वाटर में शुगर मिला सकते हैं, सॉल्ट मिला सकते हैं लिक्विड सॉलिड को। लेकिन लिक्विड में हम चाहें कि अगर वाटर में वाइल मिला दे तो हम नहीं मिला सकते, इसलिए वो गुड डिफ्यूजन उसमें नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट जो है गैस का, गैस आर फ्री टू फ्लो। गैस आर फ्री टू फ्लो कहने का मतलब कि इसे अगर हम जहाँ देखेंगे वहाँ ले जा सकते हैं, इसे जब चाहें तब बाहर निकाल सकते हैं। आप गैस के कंटेनर को आप एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने घर में देखा, एलपीजी गैस है जो, गैस का स्टोव खोल दो, आप छोड़ दो, देखो थोड़ी देर में पूरे रूम में गैस आ जाएगी। तो ये आराम से फ्लो कर सकता है। ये आपका था स्टेट्स ऑफ द मैटर। स्टेट्स तीनों प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या क्या हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसे कैसे मेजर करते हैं, इस पे चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। कि हमारा फ्रेश एंड न्यू टॉपिक है, तो इसके बारे में जानकारी के लिए हम देखते हैं कि इसे मेजर कैसे करते हैं। इसे मेजर करने के लिए टेम्परेचर को हमारे पास 3 तरह के स्केल आते हैं। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए स्केल की ज़रूरत होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसके पास 3 स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। इसी केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कैसे काम कर रहा है, तो इसको जानने के लिए हम इसका देखते हैं। अब हर एक को अलग अलग डिफाइन करके देखेंगे। तो इसका कॉमन यूनिट जो होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे सी के ऊपर नोट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो सेल्सियस के बारे में पढ़ते हैं। सेल्सियस स्केल क्या होता है। ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन 0 डिग्री सेल्सियस। इसे बोलते कैसे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, पहले डिग्री तब सेल्सियस। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने वाटर लिया, उसको मेजर करना है मुझे सेल्सियस स्केल पे, तो सबसे पहले उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे कि सबसे कम पे वो फ्रीज कितना पे कर जाएगा। तो मैं देखूंगा कि उसका 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उस पर ये आराम से फ्रीज कर जा रहा है। और वाटर को बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको मेजर करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो थर्मोमीटर है विद द सेल्सियस स्केल 0 to 100 डिग्री तक जा सकता है। और इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल 100 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको दिखाते हैं हम आपको फिगर से। ये देखिए फिगर, ये आपका हो गया सेल्सियस स्केल, ये वाली।
मिडिल वाली जो है आपकी ये सेल्सियस स्केल हो गई। देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गई, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गई। यहाँ से मैंने मेजर किया था, ये आपका टिप पॉइंट है 0 जो है वो आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका जो हो गया ऊपर वाला, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री हो गया पॉइंट। ठीक है, तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि ये 0 डिग्री पे फ्रीज करता है और 100 डिग्री पे। इसके बीच में कितने से कट हैं? 100 यूनिट में ये डिफाइंड है। अब सेकंड में देखता हूँ इसका फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज़ डिवाइडेड इन 180 इक्वल पार्ट्स। ये कितने में डिवाइड रहेगा? इसका जो स्टार्टिंग होगा 0 डिग्री सेल्सियस जिसमें हम पढ़ रहे थे वो कितना है? वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? जो मेरे सेल्सियस में 100 था, अब यहाँ 212 फ़ारेनहाइट हो गया है। तो इसको हम देखते हैं, और इसको कितने पार्ट में हमने इक्वल पार्ट में पाता है? तो 180 में। तो चलिए इसे हम देखते हैं अपने इस स्केल पे। ये देखिए, ये फर्स्ट वाली है फ़ारेनहाइट स्केल, फर्स्ट वाली है फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पे कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे कितना है? 212 यहाँ पे है इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसके बीच में कितना कट है? 180 इक्वल पार्ट में ये डिवाइडेड है। तो इसको चेंज हम सेल्सियस में भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। इसे देखते हैं हम इससे। 0 अगर फ़ारेनहाइट में हमें चेंज करना है तो 9/5 से हम डिवाइड 9/5 इंटू सेल्सियस डिग्री में जो आपका टेम्परेचर दिया रहेगा उससे प्लस 32 कर देंगे। तो इस फॉर्मूले से आप इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं केल्विन स्केल। ऑन द केल्विन स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 270.16 केल्विन। इसका कोई डिग्री नहीं होता या डिग्री में इसे मेजर नहीं करते, इसे सिर्फ के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन के से होता है और इसका रिप्रेजेंटेशन के से होता है। और ये एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का ये एसआई यूनिट है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट किसे कहेंगे? तो केल्विन को बोलेंगे। इसका मेजरमेंट कितना से होगा? तो जो हम 0 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहे थे सेल्सियस में, तो यहाँ हम 270.16 से स्टार्ट करेंगे और 100 इक्वल पार्ट इसमें भी होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट 373.16 केल्विन पे होगा। अगर हम चेंज करना चाहे सेल्सियस को केल्विन में, तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम कुछ नहीं करना है, 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस को बोलेंगे। और 273 में यहाँ पे आपका गलत लिखा गया है 200, ये आपका 273 होगा। 273 प्लस जितना डिग्री में दिया हुआ है सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा उसे हम कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा आपका केल्विन में चेंज। इसके लिए हम देख लेते हैं लास्ट वाली स्केल जो थर्मोमीटर को मैंने दिखाया है। ये आपका हो गया 273 और ये हो गया 373, इतना डिग्री सेल्सियस। इसके बीच में कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 100 इक्वल पार्ट्स हैं। इसे हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ये आपको क्यों पढ़ाया? ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो मेरा आने वाला है वो चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वहाँ पे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने पर कौन सा स्केल कितने डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस फ़ारेनहाइट या केल्विन में चेंज हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू अगेन। ओके, गुड नाइट, गुड डे।